ईस्वी 1761 में 1,00,000 मराठे पानीपत के तीसरे युद्ध में मारे जा चुके थे और मुगल सल्तनत की ईंट से ईंट बजाने वाला अहमद शाह अब्दाली ईस्वी 1763 में वापस अफगानिस्तान जा चुका था। ईस्वी 1763 में ही महाराजा सूरजमल को भी मार डाला गया था। इस प्रकार उत्तर भारत में अब मुगलों का कोई प्रबल शत्रु नहीं बचा था। मुगल बादशाह शाह आलम चाहता तो अपने पुराने मुगल सूबेदारों को फिर से अपने झंडे के नीचे लाकर मुगल सल्तनत को पुनर्जीवित कर सकता था, किंतु शाह आलम द्वितीय में इतनी प्रतिभा नहीं थी। वह नाम मात्र का बादशाह था। सल्तनत के समस्त अधिकार रूहेला सरदार नजीबुद्दौला उर्फ नजीब खां के हाथों में थे, जो अफगानिस्तान के शाह के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली में नियुक्त था। कोई भी मुगल सूबेदार उसका नियंत्रण क्यों स्वीकार करता, इसलिए लाल किले की विपन्न अवस्था ज्यों की त्यों बनी रही। लाल किले के दुर्भाग्य से उस काल में पूर्व दिशा से अंग्रेजों का विजय रथ बहुत तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ा चला आ रहा था और दक्षिण की तरफ से मराठे फिर से शक्तिशाली होने का प्रयास कर रहे थे। हमने इस धारावाहिक की 147वीं कड़ी में बताया था कि बंगाल के अमीर मीर जाफर ने बंगाल के सूबेदार सिराजुद्दौला से बगावत करके अंग्रेजों को प्लासी के युद्ध में विजय दिलवा दी थी, जिसके बाद अंग्रेजों को बंगाल में राजनीतिक सत्ता मिल गई थी। कुछ ही समय बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का सूबेदार बना दिया। जब मीर कासिम अंग्रेजों की धन संबंधी मांगों को पूरी नहीं कर सका तो जुलाई 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम पर भी हमला कर दिया। मीर कासिम अंग्रेजों से परास्त होकर पटना होता हुआ अवध भाग आया। अंग्रेजों ने फिर से पुराने सूबेदार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर पहली बार अपने ससुर सिराजुद्दौला से गद्दारी करके नवाब बना था। उस समय भी उसने बंगाल का खजाना अंग्रेज अधिकारियों पर लुटा दिया था। दूसरी बार वह अपने जामाता को अपदस्थ किए जाने के बाद नवाब बना। इस बार भी कंपनी के अधिकारियों ने उसे चूसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे बंगाल में अराजकता मच गई। अंग्रेजों ने जी भरकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा को चूसना आरंभ कर दिया। इन तीन प्रांतों के किसानों से अंग्रेजों को 30 लाख पौंड का वार्षिक राजस्व मिलता था। लॉर्ड क्लाइव का अनुमान था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों ने मीर जाफर से 3 करोड़ रुपए से अधिक की रकम ऐंठी थी। मीर कासिम ने बंगाल से अवध भाग आने के बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सहायता से अंग्रेजों पर पुनः आक्रमण करने की योजना बनाई, जबकि शुजाउद्दौला ने मीर कासिम को पकड़कर अंग्रेजों के हाथों में सौंपने का षड्यंत्र रचा। किंतु जब मीर कासिम ने शुजाउद्दौला को बताया कि मीर कासिम के पास 10 करोड़ रुपए मूल्य के जवाहरात हैं, तो शुजाउद्दौला ने मीर कासिम को अंग्रेजों के हाथों में सौंपने का विचार त्याग दिया और मीर कासिम की संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र रचा। इन दिनों मुगल बादशाह शाह आलम भी शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद में था। वह भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। बादशाह शाह आलम ने भी दोहरी चाल चली। एक ओर तो वह शुजाउद्दौला के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए चल पड़ा और दूसरी ओर उसने गुप्त रूप से अंग्रेजों को लिख भेजा कि वह विवशता में नवाब शुजाउद्दौला का साथ दे रहा है। ईस्वी 1764 के अंत में बनारस के पूर्व में स्थित बक्सर में शुजाउद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी अपनी सेनाएं लेकर पहुंच गए। अंग्रेजों ने युद्ध आरंभ होने से पहले अवध के नवाब शुजाउद्दौला के कुछ अमीरों को घूस देकर अपनी तरफ मिला लिया। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर में दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष हुआ। 3 घंटे के युद्ध में अवध की सेना बुरी तरह से परास्त होकर मैदान से भाग खड़ी हुई। अंग्रेजों ने चुनार तथा इलाहाबाद के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। नवाब शुजाउद्दौला ने मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर से सहायता प्राप्त की, परंतु अप्रैल 1765 में कड़ा के युद्ध में अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला तथा मल्हार राव होलकर को भी परास्त कर दिया। अंत में शुजाउद्दौला ने समर्पण कर दिया। मीर कासिम भागकर दिल्ली चला गया।
बक्सर के युद्ध में भारत के 3 प्रमुख व्यक्तियों मुगल बादशाह शाह आलम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के भाग्य का फैसला हुआ। यहां तक कि मल्हार राव होलकर भी अंग्रेजों से परास्त हुआ। बक्सर विजय के परिणाम स्वरूप संपूर्ण अवध सूबे पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया। इससे अंग्रेजों के लिए उत्तरी भारत में साम्राज्य की स्थापना का कार्य सरल हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक अखिल भारतीय शक्ति बन गई और उसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल से दिल्ली तक विस्तृत हो गया। अंग्रेज लेखक ब्रूम ने लिखा है, इस प्रकार बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध समाप्त हुआ जिस पर भारत का भाग्य निर्भर था और जितनी बहादुरी से लड़ा गया परिणामों की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण था। बक्सर का युद्ध समाप्त होने के बाद ईस्वी 1765 में अंग्रेजों और मुगल बादशाह के बीच एक संधि हुई। इसे इतिहास में इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इस संधि के अंतर्गत बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी। जो मुगल बादशाह किसी समय अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और कश्मीर से लेकर मैसूर तक के क्षेत्रों के अबाध स्वामी थे, अब मुगल बादशाह के अधीन इलाहाबाद और कड़ा के सूबे रह गए थे। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से दिल्ली का लाल किला नहीं छीना था, किंतु वजीर नजीब-उद-दौला ने शाह आलम को लाल किले में घुसने नहीं दिया। इस कारण शाह आलम 6 वर्ष तक अवध के नवाब के संरक्षण में इलाहाबाद में निवास करता रहा। आधुनिक भारत के इतिहास में पानीपत की तीसरी लड़ाई, प्लासी की लड़ाई तथा बक्सर की लड़ाई को सर्वाधिक निर्णायक युद्धों में से माना जाता है। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब कंपनी के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया, जबकि अवध का नवाब कंपनी पर निर्भर रहने वाला समर्थक मित्र मात्र था। मुगल बादशाह की हालत तो और भी बुरी हुई। उसे पेंशन देकर बादशाहत छीन ली गई। जीबी मालेसन ने लिखा है, चाहे आप इसे देशी और विदेशियों के बीच द्वंद्व युद्ध समझें या एक ऐसी सारगर्भित घटना जिसका परिणाम स्थायी और विशाल हुआ। अगली कड़ी में देखिए, वजीर ने 6 साल तक बादशाह को लाल किले में नहीं घुसने दिया।